हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नेम का टॉपिक है। नॉन अलाइन मूवमेंट का टॉपिक। नॉन अलाइन मूवमेंट इट मींस गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ तब से एज अ फॉरेन पॉलिसी नेम को अपना रहे थे, नेम को आगे बढ़ा रहे थे। तो आज के समय में नेम की रेलेवेंस है कि नहीं है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि नॉन अलाइन मूवमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी यानी नेम एज अ फॉरेन पॉलिसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरा तक के लिए या कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंस थी, लेकिन आज वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आज वो एरा नहीं है जहां पे नेम एज अ फॉरेन पॉलिसी हम इसे आगे बढ़ा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेम का ओरिजिन कैसे हुआ और नेम किन परिस्थितियों से आगे बढ़ा और आखिरकार वो आज के टाइम पर रेलेवेंस क्यों नहीं है, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नेम के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसका ओरिजिन की हम बात करें तो जब देश आजाद हुआ था यानी जो 1940s और 50s के टाइम था, उस टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था। तो हम अपने देश की आजादी से इसका डिस्कशन करते हैं। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। देश को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इसी समय 1940s यानी 1914 और 1915 यानी 1940 से 1950 के बीच में अधिकांश जो कॉलोनियल कंट्रीज थे वो भी आजाद हुए थे। कॉलोनियल कंट्रीज इट मींस की कॉलोनियल कंट्रीज मतलब जिनका जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनी थी। अधिकांश देश चाहे एशिया और अफ्रीका में अधिकांश जो देश थे वो कॉलोनीज थे वेस्टर्न कंट्रीज के, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो इन सब के कॉलोनीज थे। और ये सबको आजादी मिली थी 1940 से 50 के बीच में, और अधिकांश जो मिली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्टार्ट हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो गया था कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ था उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो हम इसके पूरे बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार शीत युद्ध का क्या एक पूरा बैकग्राउंड है, उसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, कोल्ड वॉर के टाइम पे दो धड़े थे यानी दो मेन पोल थे, दो मेन कंट्रीज जो थे सबसे इंपॉर्टेंट थे, यानी जो महाशक्ति थी यानी सुपर पावर दो कंट्रीज थी। एक था यूएसए और सेकंड था यूएसएसआर। एक था यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। क्योंकि इससे पहले जितने भी दूसरी कंट्रीज थी वो सब खत्म हो गई थी। लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो धड़े यानी दो ग्रुप एक तरीके से लड़ रहे थे। जो पहला था वो ग्रेट अलायंस कहलाता था। ग्रेट अलायंस पहला था, ग्रेट अलायंस कहलाता था, या कि इसे मित्र शक्ति भी कहा जाता था। और जो दूसरा था उसे नाजिज्म या कि फासिज्म फांसीवादी यहां पे सरकारें थी, नाजी की गवर्नमेंट थी। तो जैसे ग्रेट अलायंस में उस टाइम पे यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके ये तीन मेन कंट्रीज थे। और जो फांसीवाद में थे उसमें था जर्मनी, जापान एंड इटली। ये अब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था जापान के ऊपर, जापान के जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के कारण जापान की शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब यानी जापान क्या हो गया, पावरलेस हो गए। इसके साथ ही जर्मनी की भी शक्ति खत्म हो गई। जर्मनी में भी जो हिटलर का रूल था, हिटलर भी अपने आप को सुसाइड कर लिया। उसके बाद जर्मनी को भी दो भागों में बांट दिया गया था। जर्मनी को भी दो भागों में बांट दिया, एक वेस्ट जर्मनी कहलाया एंड एक ईस्ट जर्मनी कहलाया, यानी एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। जो वेस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी यूएसए और उसके अलाइन कंट्री के खेमे में चला गया, और जो ईस्ट जर्मनी था वहां पर यूएसएसआर का कंट्रोल था।
तो एक तरीके से जर्मनी का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, जर्मनी को भी दो भाग में बांट दिया गया। तो जापान की भी शक्ति खत्म, जर्मनी की भी शक्ति खत्म। अब तीसरा बचता है इटली। इटली तो वैसे भी उतना पावरफुल नहीं था, तो इटली की भी शक्ति खत्म ही हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब यहां से बचता है यूके। यूके की अगर बात की जाए तो यूके तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही उसकी कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री यानी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग पावर बने। यूके की भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी कि वो एक सुपर पावर है, वो अब नहीं था। तो एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ दो मेन कंट्री बची थी, एक यूएसए एंड सेकेंडली यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर बचे थे। तो एक तरीके से तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए और यूएसएसआर दो मेन पावर थे। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों जो मेन पावर थे ये सोच रहे थे कि हमारी ही सिर्फ वर्ल्ड में डोमिनेंस बनी रहे, यानी यूएसए चाह रहा था कि सिर्फ उसकी बनी रहे, यूएसएसआर चाह रहा था कि उसकी बनी रहे। तो एक तरीके से जो नए आजाद हुए देश थे, जो अभी अभी आजादी जिन्हें मिली थी, वो हर एक तरीके से कोशिश कर रहे थे, ये यूएसए और यूएसएसआर, कि उन्हें अपने पाले में लाया जाए, उन्हें अपने गुट में लाया जाए। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने के लिए तैयार थे। यानी यूएसए की अगर बात किया जाए या यूएसएसआर की बात किया जाए तो क्या कर रहे थे, एक तरीके से उस कंट्रीज को यानी लालच भी दे रहे थे, यानी एक तरीके से ब्राइब दे रहे थे, और दूसरे तरीके से डराने धमकाने वाला भी काम कर रहे थे। उन्हें लालच इस तरीके का दे रहे थे कि अगर आप हमारे गुट में आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फंड मिल जाएगा, आपको वेपन्स मिलेंगे, जिसके तहत आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो, अपने जो दुश्मन एनिमी कंट्री है उससे आप बदला ले सकते हो। और अगर इसमें भी कोई नहीं मानता तो उसे डराया धमकाया जा रहा था कि अगर आप हमारे में शामिल नहीं होगे देन आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आपकी अगर रक्षा नहीं हो पाएगी तो आप उसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो इस तरीके की एक पूरी पूरी पॉलिसी चलाई जा रही थी। अब दो मेन गुट जैसे यूएसए और यूएसएसआर, तो यूएसए के तहत नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो में कौन कौन से कंट्रीज मेंबर थे, नाटो में कौन थे, एक तो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज यूएसए के साथ थे। अब वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को क्या डर लगता था, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को डर लगता था कि कहीं यूएसएसआर उनके ऊपर अटैक ना कर दे, कहीं यूएसएसआर उनकी जमीन का यूज ना कर ले। तो एक तरीके से वो डर के मारे, एक उनमें जो डर का एहसास था जिसके कारण वो यूएसए के पाले में गए, यूएसए के साथ गए, क्योंकि यूएसए और उनके कॉमन इंटरेस्ट था। यूएसए भी यूएसएसआर को अपना दुश्मन मानता था और यूएसए एक पावरफुल कंट्री था। तो ये सारे मिलकर इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए सारे साथ में आ जाते हैं। तो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए नाटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसमें यूएसए और वेस्टर्न यूरोप के कंट्री, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज शामिल थे। दूसरी बात किया जाए, सिर्फ यहां पे नाटो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसके अलावा भी यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन थे, ये यूएसए के साथ ऑर्गेनाइजेशन थे। एक तो सीटो या सेंटो, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। सीटो की बात की जाए तो साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये सेंटो यानी सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये हो गए सेंट्रल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन और बन गई थी जो यूएसए के साथ थी, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान शामिल था। अब पाकिस्तान का मेन क्या एम था, यूएसए के खेमे में जाने का, क्योंकि पाकिस्तान क्या चाहता था, इंडिया को कंटेन करना चाहता था, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाना चाहता था, और इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में यूएसए उसका सपोर्ट कर रहा था, उन्हें फंड दे रहा था और ज्यादा वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, ताकि वो इंडिया जो उसका एनिमी है उससे वो बदला ले सके। क्योंकि यूएसए एक आइडिया के तहत, यूएसए क्या कहता था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो कोई डेमोक्रेसी थी नहीं। पाकिस्तान में क्या था, डिक्टेटरशिप थी, सेना का रूल आ गया था, आर्मी रूल वहां पे आ गया था। क्योंकि वहां की डेमोक्रेसी तो तुरंत ही खत्म कर दी गई थी,
सेना का रूल आ गया था। तो आखिरकार सेना के रूल और डेमोक्रेसी दोनों साथ में कैसे रह सकती थी? तो एक तरीके से जो यूएसए का कहना था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहीं से वो चीज बर्खास्त होती कि भाई डेमोक्रेसी को नहीं प्रमोट कर रहे थे, बल्कि वो अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे ताकि वो यूएसएसआर के खिलाफ वो काम कर सके। अब क्या पाकिस्तान के साथ उन्हें क्या प्रॉफिट था कि अगर पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे रहते तो जो जम्मू कश्मीर का जो इशू था, जो पीओके बन गया था, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल बनाकर रखा था, तो उस जगह का यूज वो यूएसएसआर के खिलाफ कर सकते थे। अगर यूएसए उनका पाकिस्तान का साथ देता तो वो जम्मू एंड कश्मीर के उस इशू को, उस जगह को, पीओके को यूएसएसआर के अगेंस्ट वहां पर न्यूक्लियर वेपन लगा सकते थे ताकि वहां से डायरेक्ट यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत यूएसए काम कर रहा था। ये हो गया। तो यूएसए इस तरीके से कोल्ड वार के टाइम पे आगे बढ़ रहा था। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, हालांकि यूएसए ही कोल्ड वार के टाइम पे ज्यादा पावरफुल कंट्री था, यानी ज्यादा उसकी इकोनॉमी थी, ज्यादा एक तरीके से उसके पास न्यूक्लियर वेपन थे, ज्यादा सैनिक अड्डे थे, लेकिन उसके बावजूद यूएसएसआर ऐसा देश था जहां पर कम से कम ये तो कंडीशन थी कि वो क्या कर सकता था, यूएसए का एक जगह तो मुकाबला कर सकता था। वो कर सकता था न्यूक्लियर, वो कर सकता था सैन्य क्षमता में वो कर सकता था। अब चूंकि क्या था कि शुरुआत में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन किसके पास थे? यूएसए के पास थे, क्योंकि वो नागासाकी और हिरोशिमा में उसने गिराया था न्यूक्लियर वेपन। लेकिन उसके बाद 1950-60 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट कर लिया और न्यूक्लियर वेपन को एक्सपेरिमेंट करने में सफलता हासिल की। तो जिसके कारण यूएसए की जो एक डोमिनेंस बनी हुई थी, यूएसए सैन्य क्षमता में सबसे आगे था, उसे एक बड़ा धक्का लगा और यूएसएसआर भी अब एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन गया है। यूएसएसआर ने क्या किया? वालसा पैक्ट के अनुसार उसने भी क्या किया कि जो दूसरे कंट्री थे, लाइक जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, और जो चाइना यानी जो मिडिल ईस्ट, ये कंट्रीज के साथ उसने भी एक नेक्सस बनाया और वालसा पैक्ट के अनुसार वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने लग गए। और दोनों के बीच, एक यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक तरीके से एक कोल्ड वार के टाइम पे एक युद्ध जैसा माहौल आ गया। तो ये हमने कोल्ड वार को पूरा डिस्कस कर लिया। अब यूएसए और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी उसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। यूएसए और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी? यूएसए बोल रहा था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, इसने बोला कि हम कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा, इसने बोला कि हम प्राइवेटाइजेशन को फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसने एक अपना व्यू रखा। और वहीं यूएसएसआर ने बोला कि हम सोशलिज्म यानी समाजवाद को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, कम्युनिस्ट कंट्री का पूरा का पूरा नेक्सस था। तो इस तरीके से दोनों ने अपना अपना एक व्यू रखा कि हम वर्ल्ड को इस तरीके से लीडरशिप दे सकते हैं। यूएसए का ये व्यू था एंड यूएसएसआर का ये व्यू था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोल्ड वार चल रहा था। अब कोल्ड वार के बाद अब हम कोल्ड वार के उसमें हम नैम को यहां से इंक्लूड करते हैं, नैम को यहां से जोड़ते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट को। अभी हाल ही में जो देश आजाद हुए थे उससे दोनों गुट क्या चाहते थे? अपने अपने साइड, अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। वहीं इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का यह कहना था कि अभी अभी हाल ही में तो हमें आजादी मिली और इस आजादी के लिए भी हमने लंबा संघर्ष किया है, 200 साल तक हमने स्ट्रगल किया, उसके बाद हमें आजादी मिली। और हमें आजादी जो मिली है वो किस बेस में मिली है? हमने जनता के साथ वादा किया था कि हम क्या करेंगे, हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्रीज के, यानी हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे।
अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे, देश का विकास करेंगे, देश की जो पॉवर्टी है, जो देश की गरीबी है, गरीबी को दूर करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उससे दूर करेंगे, जो हंगर की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जो मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा देश, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री या कि फिर डेवलपिंग कंट्री या कि जिसे थर्ड कंट्री भी कहा जाता था, थर्ड कंट्री भी कहा जाता था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो इसे हमें डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में लेके आने, ये सब हमने जनता के साथ वादा किया था। अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते, चाहे यूएसए में शामिल हो जाए, चाहे यूएसएसआर में शामिल हो जाए, तो जो हमने जनता के साथ जो वादा किया है, इन सारी चीजों को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमने वैसे भी बड़े मुश्किल से आजादी प्राप्त की, इस बीच हम और किसी दूसरे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं पड़ना चाहते। और इसके अलावा और भी कहना था कि भाई अगर जैसे अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते, चाहे यूएसए हो चाहे यूएसएसआर, अगर कभी भी यूएसए की गलती होगी देन हम उसे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम जो फॉरेन पॉलिसी में हम ऑटोनॉमी है ही नहीं, हमें एज अ फॉरेन पॉलिसी हमारी जो विदेश नीति अब हमारी स्वायत्त है ही नहीं, स्वतंत्रता हमें उसमें है ही। हम यूएसए के कहने पे या कि अगर हम यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल होंगे तो हमें उसके कहने पर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को दिशा देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देना पड़ेगा, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं, ये हमारी सॉवरेन कंट्री के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम इस आजादी के लिए तो संघर्ष कर रहे थे। तो फिर हमारे लीडर्स ने बोला कि हमें एक अलग से पॉलिसी अपनानी चाहिए, वो नैम की पॉलिसी होनी चाहिए एंड नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। अब नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में हम थोड़ा यहां से डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट में क्या था कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट के कुछ हम एम्स, कुछ जो एक्शंस थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नैम की बात किया जाए तो नैम के कुछ लक्ष्य थे। सबसे पहला डीकोलोनाइजेशन करना, यानी जो कॉलोनाइजेशन है, यानी जो अभी भी जो कॉलोनी बनी हुई है, जो वेस्टर्न कंट्रीज की बनी हुई है, जहां पे अभी उन्हें आजादी नहीं मिली है, तो नैम की तरफ से, यानी नैम उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि वो आए यहाँ पे अपनी आवाज उठाएं और उसके बाद अपनी आजादी की घोषणा करें और कहें कि हमें गवर्न करने का, यानी हमें खुद को गवर्न करने का अधिकार है, हमें ये नेचुरल राइट है हमारा कि हम खुद को गवर्न कर सके, हम हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सके, और ये हमारा अधिकार है। तो इसके तहत जो कॉलोनाइजेशन था उससे एक तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए एक नैम एक प्लेटफॉर्म बना। एक तो ये था। सेकंड था यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे देश थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए थे। तो वो जो देश न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए थे, अब वो न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दे, अब वो न्यूक्लियर वेपन को नष्ट कर दे, और जो दूसरे देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन हासिल करना चाहते हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन के साइड ना जाए, यानी अब दूसरे देश न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उन्हें वो नष्ट करे, उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से क्या होगा, न्यूक्लियर वेपन से बहुत ज्यादा त्रासदी होगी, बहुत ज्यादा वायलेंस पैदा होगा, बहुत ज्यादा घटनाएं घट सकती हैं, और जो बहुत ज्यादा भयंकर होगा, ये पूरे मानवता के लिए, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में पहले न्यूक्लियर बॉम्ब गिर चुका था और जिससे जापान में एक तरीके से बहुत भयंकर त्रासदी फैली थी। तो ऐसी त्रासदी फिर दोबारा ना फैले, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किया जाए। ये हुआ। एंड थर्ड क्या है कि साउथ अफ्रीका की जो रंग भेद की नीति थी, साउथ अफ्रीका की जो रंग भेद की नीति थी
कि वहां रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, यहाँ वहां ब्लैक एंड व्हाइट के भी डिफरेंस किया जाता था, तो उसे दूर किया जाए। तो ये था, तो इसके तहत नैम की पॉलिसीज को अपनाया गया था। अब ये हम देख लेते हैं कि आज के टाइम पे नैम की रेलेवेंस है कि नहीं है इन्हीं तीनों मुद्दों में। अब क्या हुआ 1990, 1990, 1991 में, 1990 से 1991 के बीच क्या हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो नैम की स्थापना हम किस बेस पे किए थे कि जो दो गुट थे उस टाइम पे, यूएसए और यूएसएसआर, तो अब वो दो गुट में से किसी में हमें शामिल नहीं होना, और एक नैम हमें एक अलग से फॉरेन पॉलिसी, एक अलग से हमें अधिकार देता है हमारी विदेश नीति के लिए। तो अब उसमें से एक जो गुट था उसका तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब उसका विघटन हो गया, तो अब बचा कौन, सिर्फ यूएसए। तो अब जब गुट की बात हो रही थी तो वो गुट की बात यहां पे खत्म होती है। इसके अलावा जो दूसरा था कि यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए करना, तो जो नैम की कंट्री थी वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी, बहुत ज्यादा मांग उठाई कि भाई न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर वेपन है उन्हें नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो मांग थी, उनकी जो डिमांड थी, उसका कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। और फिर बाद में तो ये कंडीशन हुई कि जो नैम के जो फाउंडर मेंबर है लाइक इंडिया ने खुद ही न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिया, तो एक तरीके से नैम यहां से भी थोड़ा सा इनरेलेवेंट हो गए। हालांकि न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने का इंडिया के पास अपना एक कारण था, और वो कारण वो सही भी है, और उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहां से क्या हुआ, नैम की जो रेलेवेंस थी वो कम हुई। तीसरा क्या हो गया, डीकोलोनाइजेशन ऑलरेडी हो गया 1991 यानी 1990-91 के टाइम पे क्या हो गया कि वैसे भी जो कॉलोनीज थी वो वैसे भी आजाद हो गई, तो जो डीकोलोनाइजेशन का था वो भी फैक्ट यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो रंगभेद की नीति थी, अब साउथ अफ्रीका को भी आजादी दे दी गई, जो वहां नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, तो एक तरीके से जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो रेलेवेंस थी, किसकी रेलेवेंस थी, एक तरीके से जो रेलेवेंस थी नैम की, अब वो नैम की उतनी रेलेवेंस रह नहीं गई। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इतना डिस्कस किया। हालांकि ये वीडियो और ज्यादा बड़ी हो सकती थी और हम नैम के बारे में और डिस्कस कर सकते थे, इंडिया के अभी के थोड़ा इश्यूज को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये वीडियो बड़ी हो गई तो अब हम यहां से इस टॉपिक को खत्म करते हैं और फिर कोई दूसरा वीडियो डिस्कस करेंगे जहां पे हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। सो आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक एंड शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।